पर दबाव बढ़ा है। आपके अनुसार लोकतंत्र की मजबूती और संस्थागत स्वायत्तता कैसे सुनिश्चित हो रही है? हमारी सरकार किसी भी स्वतंत्र संस्था पर दबाव नहीं डाल रही है। ये मिथ्या आरोप लगाया जा रहा है। ये संस्थाएं संविधान के हिसाब से बिल्कुल स्वतंत्र हैं और खुली जवाब दे रही हैं। हमने उसमें कुछ सुधार किए हैं, कुछ तकनीकी सुधार किए हैं ताकि इन संस्थाओं को अपना पूर्ण काम करने की खुली आज़ादी है। अखबार, मीडिया और पत्रकारों को आप कैसे देखते हैं? क्या उन्हें खुली सवाल पूछने की आज़ादी है या वो दबाव नहीं महसूस करते हैं क्योंकि उनको पूर्ण आज़ादी दी गई है। वो कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं और सरकार उसके लिए जवाब दे रही है। सरकार को उसको उत्तर नहीं करता है। संवाद हमारे लोकतंत्र की सबसे ज़्यादा सुंदरता है। प्रधानमंत्री तो खुद कहते हैं कि लोकतंत्र की शक्ति केवल आलोचना और संवाद है। आप प्रश्न करेंगे तो प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और मैम, सरकार अक्सर कहती है कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो सुरक्षित है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि आलोचनात्मक आवाज़ों के जो भी उठाता है उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। और शिकायत को उस समय जो सुनेंगे वो आप कैसे हल कर सकते अभिव्यक्ति की आज़ादी पूर्णतः सुरक्षित है। जो भी कोई कुछ कहना चाहता है कह सकता है, लेकिन अगर आप राष्ट्र के विरुद्ध कुछ करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, षड्यंत्र और आलोचना में फ़र्क होता है। अगर हम षड्यंत्र करते हैं तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। हम पूर्ण तौर से उसके विरुद्ध हैं। क्या आपको नहीं लगता कि भारत में मीडिया का जो रिपोर्टिंग आज सूचनात्मक युद्ध बन गया है? विपक्षी दलों और सरकार के बीच बयान युद्ध अधिक हो गया है। मीडिया संवाद की जगह है। संवाद करेंगे तो तभी एक दूसरे की बात समझ पाएंगे, लेकिन भाषा का प्रयोग बहुत सुंदर होना चाहिए। सुंदर भाषा होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए, यानी जो भी दिल करे बोल दीजिए। तो इस पर हम सबको लगाम लगाना चाहिए। हैं? मैम, कुछ लोग कहते हैं कि सत्ता पक्ष और जो मीडिया है उनके बीच में सहयोग हो। आपकी क्या राय है? कोई ऐसा सहयोग नहीं है। मैं तो ये जानती हूँ कि हमारा मीडिया बहुत जागरूक है और वो हर चीज़ को आज सामने लाना चाहता है, पारदर्शिता लाना चाहता है। ये देश के लिए अच्छा है, लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा है। देश की वृद्धि दर अभी कम हो रही है। आपकी सरकार इस मंदी को कैसे पलटने की योजना बना रही है? कुछ बताएं इसके बारे में। वृद्धि दर मेरे ख्याल में तो नहीं कम हो रही, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और विश्व में हम चौथी अर्थव्यवस्था तक पहुंच चुके हैं। लगता है कुछ समय में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हाँ, पिछले दिनों में कोरोना आया है, कुछ युद्ध चलते रहे विश्व में, उसकी वजह से मंदी सारे विश्व में आई हुई है। पर हम बहुत खुशनसीब हैं कि आपके पास भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसमें वृद्धि की दर बढ़ रही है, जो 7% पहुँचने वाली है। मैम, महंगाई की बात हो रही है तो महंगाई में अक्सर उछाल देखा जा रहा था, खासकर जो आपके खाते हैं या ईंधन है। तो इस जो महंगाई पर लगाम लगाने के लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? खाद्य पदार्थों को जो देश ने इकट्ठा करके रखा था, जो हमारा एक खाद्य खजाना है, उनको इस समय पर खो दिया जाता है, इसलिए दर नहीं बढ़ रही है। दूसरा, किसानों की जो आयात जो उनकी लागत है उसको कम किया जा रहा है, खाद्य सस्ती की जा रही है, यूरिया सस्ता किया जा रहा है, इससे हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं वो सस्ते मिलने लगे। गरीबी, बेरोजगारी और लैंगिक असमानता जैसी चुनौतियां अभी बढ़ रही हैं। आपकी सरकार इन समस्याओं को कैसे निपटाएगी या किस तरीके से लोगों तक इसे पहुंचाने की आपको कोशिश करेंगे? आप देख रहे हैं कि गरीबी लाइन से जो लोग नीचे थे उनमें से बहुत सारे लोग ऊपर आ चुके हैं, शायद 20-25 करोड़ तक उस रेखा को पार कर चुके हैं। इसका मतलब जो जैसे सरकार है, जो जो योजनाएं बना रही थी उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उसके बाद आप बोल रहे हैं लैंगिक असमानता, उसको हर स्तर पे हम बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हूँ, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है कि लिंग निर्धारण डिलीवरी से पहले ना की जाए, ताकि कोई भी गर्भपात न करवाए।
इससे जो लैंगिक समानता है वो ऊपर आता है। ये बहुत बड़ा अपराध गिना जाता है अगर आप पहले लिंग निर्धारण करते हैं। ये नॉन अवेलेबल है और सख्ती से सरकार इसको देख रही है। उसके बाद जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं उनके लिए पढ़ाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद उनको कार्य कुशलता में डालें। आपने देखा होगा पिछले दिनों में हमारा जो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? 2 महिलाएं, मोनिका और क्रैशी, दोनों बहुत सुंदर तरीके से वो ऑपरेशन आगे लेके चले। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं, तो कोई भी असमानता नहीं है। आपकी जो योजनाएं हैं, भावी भी उज्ज्वला है, सुरक्षित भारत है, ये मुद्रा, ये कितनी सफल हुई है, इसके आंकड़े और मापदंड क्या हैं, कुछ प्रकाश डालिए। आपको देखने में दिख रहा है भारत आगे से कितना स्वच्छ हो चुका है। आप स्टेशन पे जाएं, एयरपोर्ट पे जाएं, कहीं भी आप लोग घूमते हैं, देखते हैं कि भारत आगे से कितना स्वच्छ हो गया। इसको हमें और सुंदर और स्वच्छ बनाना है। खाली मानव अधिकार के ऊपर हम जोर ना लगाएं, मानव कर्तव्य के ऊपर जोर लगाएं। अगर हमारा कर्तव्य है कि हमने इसको साफ रखना है, मेरे ख्याल से देश और साफ रख सकता है। उज्ज्वला योजना बहुत, ये एक सफल पूरक योजना है, बहुत सफलता मिली है इसमें। 14 करोड़ तक ये सिलेंडर जो हैं जा चुके हैं। इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है, स्वच्छता बढ़ रही है, आंखों की रोशनी बेटर हो रही है, टाइम ज़्यादा मिल रहा है तो महिलाओं को काम करने के लिए इस योजना से बहुत सारे लाभ हैं। और मुद्रा योजना ये जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया कि सबके खाते खुलने चाहिए, तो लगता था कैसे खाते खुलेंगे, उनके पास पैसा तक नहीं है। लेकिन इस वक्त तक जहाँ तक मैं जानती हूँ शायद 50 करोड़ लोगों तक के खाते खुल चुके हैं। तो उसके साथ ही ऋण भी दिया जाता है। अलग अलग योजनाओं में ऋण देने से भी वो अपना काम कर रहे हैं, उसका बहुत फायदा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए क्या विशेष नीतियाँ हैं और उसका बजट क्या है? उसका बजट इस साल का शायद 37,227 करोड़ रुपये का बजट इस बार रखा गया है खाली स्वास्थ्य के लिए। और स्वास्थ्य की जो योजना आयुष्मान बीमा योजना, ये बहुत ही सफलतापूर्वक योजना है। इसमें ही कहूँगी क्योंकि मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र से आ रही हूँ। बहुत सारे मरीज ऐसे आते थे जिनके पास पैसा नहीं होता था और वो उस बीमारी से ही मर जाते थे, लेकिन अब इस योजना से हम बहुत सारे लोगों को बचा पाएंगे और वो अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं। जो धार्मिक एंड सांप्रदायिक सद्भाव है, उसको बनाए रखने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाती है? हमारी सरकार एक ही उद्देश्य पर चलती है, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो जब सब मिलकर चलेंगे तभी हमारा देश और आगे बढ़ेगा। इसलिए हम कोई भी सांप्रदायिक जो सरकार है उसको बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। मैम लुक सेंटर है कितना क्रॉस मैम, जिस तरीके से अगर बात करें पड़ोसी देशों के साथ तनाव, सीमा विवाद और आतंकवाद पर आपकी नीति क्या है, बताएं क्योंकि लगातार बढ़ रहा है। देखिए, अपनी सीमाओं को तो सुरक्षित रखना हर देश का कर्तव्य है और इस कर्तव्य को हम खूब अच्छी तरह निभा रहे हैं। सुरक्षा के मामले में इसका आधुनिकीकरण किया गया है। जो हमारी जल सेना है उसमें विक्रांत, हमारे यहाँ का बना हुआ विक्रांत को वहाँ पर रखा गया है। इसी तरह साइबर सेल में भी बहुत काम हो रहा है ताकि हम पहले से अपने कर सकें। दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री सेना का मनोबल बहुत ऊंचा उठाते हैं। आप देखेंगे कोई भी दिवाली उन्होंने सेना के बगैर नहीं मनाई। हमेशा वो हर दिवाली पर वहाँ होते हैं और इससे सेना को भी लगता है कि हमें कोई देखने वाला है। उसके अलावा आधुनिकीकरण बहुत किया गया है उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। रूट से लेके बुलेट प्रूफ जैकेट तक सब चीज़ों को इसलिए प्रबंध किया जाए कि अपने देश को पूरी तरह से सेना आ सके।
स्टार्टअप है टेक्नोलॉजी का क्षेत्र में जिस तरह से हर देश आगे बढ़ रहा है, तो सरकार की क्या रणनीति है भारत सरकार की कि स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को बढ़ावा देना? भारत सरकार की ये सबसे सुंदर नीति मैं कहूँगी, क्योंकि नौकरियाँ कितनी काफ़ी निकाल सकती हैं, गवर्नमेंट नौकरियाँ बिल्कुल फिक्सड नहीं आएंगी, तो उसको बढ़ाने के लिए एक ही तरीका है कि हम सेल्फ स्टार्ट करें, स्टार्टअप करें। एक आदमी कोई काम शुरू करेगा, उसके साथ 4 लोग और मिलेंगे, वो काम और आगे बढ़ेगा। वो अपनी योजना लेके सरकार के जो अधिकारी निश्चित किए हैं उनके पास जा सकते हैं, अपना प्रोग्राम बता सकते हैं, और उसके लिए जो आर्थिक सहायता की जरूरत है सरकार उसके लिए तैयार है। क्या आप सोच सकते हैं कि 5 लाख से ऊपर स्टार्टअप हो चुके हैं और बहुत सफलतापूर्वक वो आगे बढ़ रहे हैं। हम विश्व की तीसरी स्टार्टअप व्यवस्था बन चुकी है। मैम, जिस तरीके से चुनाव पार्टी नीतियाँ और संगठनात्मक सवाल हैं, उस पर जिस तरीके से पार्टी में लोकतंत्र कैसे सुनिश्चित होता है और नेताओं की उन्नति कैसे होती है? ये तो आप जानते हैं कि शायद विश्व में सबसे बड़ी जो राजनीतिक संगठन है वो भारतीय जनता पार्टी है। कुछ ना कुछ तो होगा कि हर उसके साथ जुड़ना चाहता है। उसमें राष्ट्रवाद बहुत है, स्वतंत्रता बहुत है और लोकतंत्र का बहुत ध्यान रखा जाता है। जो भी बूथ स्तर से भी उठे हुए लोग होते हैं, धीरे धीरे वो राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच जाते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण अपने प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी कुर्सी की वो ये से कर हुआ है। संगठन में बहुत लोकतंत्र है और सबको मौका दिया जाता है, सिर्फ आप काम करने वाले होना चाहिए। हम आपके लिए जन सेवा और राजनीति का अंतर क्या है और आप उसका संतुलन कैसे बनाए रखते हैं? कई लोग राजनीति सत्ता के लिए करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये सिद्धांत नहीं है। हमारे लिए राजनीति और जन सेवा एक ही चीज़ है। हमारा ध्येय है कि राजनीति के माध्यम से हम जन सेवा करते हैं। मैम, आपके निर्वाचन क्षेत्र की मुख्य समस्याएं क्या हैं और उनके समाधान के लिए आपने क्या प्लान किया? हमारी सबसे वहाँ पे बड़ी जो मुसीबत आती है वो है नशा। नशा बंधन करनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि जब तक नशा रहेगा, जब हम काम नहीं कर पाएंगे, रोजगार कम हो जाएगा, देश की तरक्की कम होगी। सबसे बड़ी समस्या हमारे पास सुरक्षित ही है। उसके साथ पलायन पंजाब से बहुत हो रहा है विदेशों में। जो काम करने वाले कौशल युवा हैं, अगर वो पंजाब में नहीं रहते, खेती बाड़ी कम होती है, बहुत सारी चीज़ें कम होती हैं। हमारा सारा जोर है कि हम इसके ऊपर काम करें ताकि पंजाब को हम दोबारा खुशहाल कर सकें। मैम, चुनाव आने वाला है तो इसे लेकर लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे आप माध्यम से? कौन से चुनाव पे हर कहीं पंजाब में? हर जगह पर सारा राजनीति माहौल बना हुआ है। हाँ जी, चुनाव तो एक के बाद एक आता ही रहता है, लेकिन जो भी चुनाव में आना चाहता है उसका पहला ध्येय एक ही होना चाहिए, राष्ट्रवाद नहीं बढ़ेगा। जब हम अपने राष्ट्र के बारे में सोचेंगे फिर राजनीति पीछे रह जाती है। जहाँ पे भी होता है वहाँ पे भी राष्ट्रवाद का राजनीति चलना चाहिए। आप भी एक महिला हैं और महिलाओं को इस क्षेत्र में आकर अपने आप को दिखाना या अपने आप को इसमें एक अपना वर्चस्व बनाना, उसे लेकर किस तरीके से देखते हैं या क्या मैसेज ऐसी महिलाओं को देना चाहेंगे? मेरे तो हमारी सरकार महिलाओं के लिए बहुत काम कर रही है। आप देखिए कितनी देर से हमारे संसद में कानून पास होना था कि आरक्षण किया जाए। ये सिर्फ हमारी सरकार नहीं आके नारी शक्ति वंदन योजना निर्णय में पास किया ताकि 80% आरक्षण इसको मिल सके। उससे वो आगे आएंगी, इस देश के कानून अच्छे बना पाएंगे, देश में और ज़्यादा सुरक्षा होगा। मैम, जो आपका निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ की जो जनता है जो वोट डालने वाली है, वो आपको वोट डाले क्यों डाले, उसके लिए थोड़ा सा आपको क्या कहना चाहिए? क्यों आप ही की सरकार को वहाँ पे चुन के लाए? कोई भी सरकार हो, उसका पहला काम है स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा सुरक्षा, चौथा राष्ट्रवाद। इन 4 चीज़ों के ऊपर हर सरकार को काम करना चाहिए।
उम्मीद ये दे रहे कि आगे चल के यही मुद्दा लेके चलेंगे कि हम आपकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, आपकी शिक्षा का ध्यान रखेंगे और आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद। मैं बड़े फोटो देवेंद्र पंडित का है पगड़ी